बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, अराकीन असेंबली, अराकीन बल्दिया, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबी सरगर्मियों का भी आगाज हो चुका और 17वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और हमारी रियासत तेलंगाना व हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के इंतखाबात का दिन 11 अप्रैल है और फेज वाइज इंतखाबात होंगे और इस इंतखाबात के जरिए हिंदुस्तान की सारी आवाम अपने पसंद के उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे और जो जमात को अक्सरियत आएगी वो हुकूमत की तश्कील देगी। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक इंतखाबात होते रहे, उम्मीदवार कई मुंतखब होते रहे और उन मुंतखब उम्मीदवारों में से कोई वजीर आजम बने तो कोई मिनिस्टर बने और 70 बरस से जब कभी भी इंतखाबात हुए तो आवाम के सामने हर उम्मीदवार व हर सियासी जमात अपनी कारकर्दगी या अपनी कामयाबी या फिर इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो काम को अंजाम देगी उनके वादे किए, तयख्खुनात दिए या फिर अपने जमात के मैनिफेस्टो के जरिए अवाम के सामने वादे किए और आजादी के 70 बरस के इस सफर में हिंदुस्तान की आवाम ने कभी नेहरू को वजीर आजम बनाया तो कभी लाल बहादुर शास्त्री को वजीर आजम बनाया तो कभी इंदिरा गांधी को बनाया तो कभी राजीव गांधी को बनाया, कभी वीपी सिंह को बनाया तो कभी आई.के. गुजराल को बनाया, चंद्रशेखर को बनाया, मुरारजी देसाई को बनाया, देवेगौड़ा को बनाया और 2014 के इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती कि हिंदुस्तान की आवाम ने एक चाय वाले को भी वजीर आजम बनाया। मैं बताना यह चाहता हूं कि जमहूरियत की ताकत क्या है, आवाम की ताकत क्या है। लेकिन आज हमको इस बात पे भी गौर और फिक्र करनी चाहिए कि 70 बरस की आजादी के तारीख में हिंदुस्तान तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया, कामयाबियां हासिल करता गया। लेकिन हिंदुस्तान की कामयाबी में, हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान की खुशहाली में
हिंदुस्तान की हर आवाम का कितना हिस्सा रहा और हिंदुस्तान की कामयाबी का हिस्सेदार क्या हर हिंदुस्तानी को बनाया गया? क्या हिंदुस्तान की खुशहाली का हिस्सेदार हर हिंदुस्तानी को बनाया गया? क्या हिंदुस्तान की तरक्की का हिस्सेदार हर हिंदुस्तानी बना या नहीं बना, यह एक सवाल है। और आज जब ये इंतखाबात आए हैं तो इन इंतखाबात में कई सियासी जमातें और उम्मीदवार मैदान में आए हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, वादे, ऐलानात व तयक्कुनात को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज है, कई सियासी पार्टियां हैं। लेकिन आजादी के 70 वर्ष के सफर में, आजादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का आवाम ने जो एतमाद व भरोसा अपनी वोट की शक्ल में दिया तो वह कांग्रेस को दिया। और फिर जब कांग्रेस से नाराज हुए तो जनता पार्टी को भी दिया, जनता दल को भी दिया, यूनाइटेड फ्रंट को भी दिया और फिर बीजेपी को भी दिया। तो सवाल यह है कि मैं अगर आज यहां खड़ा हूं तो देखने वाले इस नजर से न देखे, सिर्फ इस नजर से न देखे कि अकबर ओवैसी मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला है, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। हां, मैं मुसलमान हूं, हां मैं कलमा पढ़ता हूं, हां मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस हिंदुस्तान का शहरी हूं और इस हिंदुस्तान पे मेरा भी उतना ही हक है जितना हक एक माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही हक इस मुल्क पर एक मुसलमान का भी है, एक सिख का भी है, एक ईसाई का भी है। और मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, जमहूरी जिद्दोजहद करता हूं और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए 70 वर्ष से जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करता हूं। 70 वर्ष से जिसकी हक तलफी हुई उसको उसका हक दिलाने की जिद्दोजहद करता हूं। तो 70 वर्ष से जिस पे जुल्म हुआ है उस मजलूम की आवाज बनकर इख्तिदार तक उसकी चीख और पुकार और उसकी नाइंसाफी, वो जुल्म की बात को, दास्तान को पहुंचाता ही नहीं हूं, बल्कि उसके लिए हक भी तलब करता हूं। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी इस इंतखाबात में अवाम के दरमियान में है। तो सवाल यह पैदा होगा अवाम के जहनों में, दिमाग में, दिल में कि जब इतनी सियासी जमातें हैं तो इन सब सियासी जमातों में मजलिस भी है और मजलिस की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर अपनी जमात के उम्मीदवार मजलिस के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट मांग रहा है, तो आवाम ये पूछेगी कि हम इनको वोट क्यों दें? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जमहूरी जिद्दोजहद का आगाज किया तो ऐसे उस दौर में आगाज किया जब हम मुकम्मल लुट चुके थे, तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, हमारे महलात वीरान हो चुकी थी, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ खौफ था, मायूसी थी
और हर कोई हमको दबा रहा था। ऐसे उस दौर में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं की, मजलिस ने सिर्फ तकारीरें नहीं की, मजलिस ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, मजलिस ने बल्कि बुनियादी तौर पर काम किया। सबसे पहले अगर कुछ काम किया तो खौफ और मायूसी को दूर किया, डर को निकाला और मुनज़्ज़म किया, मुत्तहिद किया। जमहूरी जिद्दोजहद में सबको लेकर एक जमहूरी जिद्दोजहद का आगाज किया। तो इस जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए खौफ के बादलों को हटाया, मायूसी को हटाया, अपनी जिद्दोजहद के लिए तालीमी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश की तो माशी पसमानदगी को दूर करने की कोशिश की। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी के कई निशानियां मौजूद हैं। दारुस्सलाम सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का दफ्तर नहीं है, बल्कि वो आपके इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा मरकज है और आपके ताकत का एक मरकज है, आपके अज़्म का मरकज है, आपके बुलंद इरादों का मरकज है। और आज सिर्फ दारुस्सलाम नहीं, बल्कि दारुस्सलाम के साथ साथ ओवैसी हॉस्पिटल की बुलंद इमारत, असरा हॉस्पिटल की बुलंद इमारत, वो दारुस्सलाम के चारों तरफ 7-7 मंजिला बुलंद तालीमी इदारों की इमारतें, ये सब कुछ क्या है? ये हमारी और आपके इत्तेहाद की निशानी बनकर खड़े हैं। ये हमारे जुनून, हमारे अज़्म, हमारे इरादों की निशानी है जो हमने अपने इत्तेहाद के जरिए और अपनी ईमानी ताकत के जरिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को जो मुनज़्ज़म किया, मुत्तहिद किया, ताकतवर किया, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हम हासिल करने में कामयाब हुए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम करती गई और काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ती गई। दारुस्सलाम सिर्फ दफ्तर नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी सियासी जमात के दफ्तर में उसके एमपीज, एमएलएज और कॉरपोरेटर्स नहीं बैठते, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एमपी भी बैठते हैं, एमएलए भी बैठते हैं, कॉरपोरेटर्स भी बैठते हैं, आवाम से मुलाकात, आवाम की फरियाद को सुनते हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए रोजाना सिवाय जुमे के दिन को छोड़कर बैठते हैं। यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का दारुस्सलाम में कायदीन का बैठना, इसका आगाज सालार मिल्लत ने किया। फख्र मिल्लत के जमाने से बैठते थे, आज भी बैठते हैं। और फिर ये सारी कामयाबियां, ये सारी तरक्याती सरगर्मियां, अक़लियती बहबूद की मिनिस्ट्री का क़याम, कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम, मलिक शूरा का किताब, माइनॉरिटीज के बजट में इजाफे पे इजाफा, 2000 करोड़ से जायद माइनॉरिटीज का बजट रियासत तेलंगाना में है। तो हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइनॉरिटी का बजट क्या है? 4000 चिल्लर है। तो गौर करो आप कि आज मजलिस काम कर रही है। मजलिस सिर्फ जज्बाती तकारीरें या नारे नहीं देती। आज मजलिस का काम, मजलिस की ताकत और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का इत्तेहाद और एतमाद जो आपका मजलिस के साथ है, उसका नतीजा है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज सिर्फ आपकी मताए अजीज नहीं रही, बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के मजलूमों की अगर उम्मीद अगर कोई बनी है तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। आज जो लोग मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कल तक ये कहते थे कि पुराने शहर की
रक्षे वाले, झटके वाले, बंडी वालों की जमात है, पुराने शहर के पुल के उस पार की जमात है। आज बताओ, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद के पुल के उस पार पुराने शहर की जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज सारे हिंदुस्तान में जानी जाती है, पहचानी जाती है, और अगर कोई उम्मीद के साथ देखता है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ देखता है। क्या इस हकीकत से भी आप इनकार करेंगे कि अगर आज हैदराबाद की पहचान चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, किले गोलकुंडा है, तो इस हैदराबाद की पहचान असदुद्दीन ओवैसी भी है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी है। आज हैदराबाद को जाना जाता है, पहचाना जाता है, न सिर्फ सारे हिंदुस्तान में बल्कि मैं कहूंगा कि सारी दुनिया में हैदराबाद को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, तो वह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से और ओवैसी बरादरान की वजह से कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हर वक्त कहीं पर भी जुल्म होता है तो सबसे पहले आवाज उठाते हैं। अरे हमारी कारकर्दगी, हमारे काम की बड़ी फेरिस्तें हैं। सेहत के मैदान में, तालीम के मैदान में, सियासी मैदान में अगर मैं उन कामयाबियों का जिक्र व तस्करा करता जाऊं तो सारी रात गुजर जाएगी, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी की ईमानदारी के साथ मजलिस की कामयाबी का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। उन सारी बातों को छोड़ दो, सिर्फ एक ही सवाल यहां खड़े मेरे भाइयों से, मेरी आवाज को सुनने वाली, घरों में बैठकर सुनने वाली इज्जत मां और बहनों से करूंगा कि बस एक ही चीज सोच लो और अपने आप को हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने बसने वाले हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगियों से तकाबुल कर लो। क्या हम उनसे बेहतर हैं या नहीं? क्या हम उनसे ज्यादा खुशहाल है या नहीं? क्या हम मुत्तहिद है या नहीं? क्या हम ताकतवर है या नहीं? अरे आप गौर करो, पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, क्या किया, क्या किया। अहमको, मजलिस ने अगर सबसे बड़ा अगर कुछ काम किया तो यह काम किया कि हैदराबाद में कोई मां का जना हमारे घरों पे हमारी इज्जत पे नजर उठा के देख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। अगर मेरा भाई घर में सो रहा है, मेरी बहन घर में आराम कर रही है, तो कोई मां का जना उसके नींद में खलल पैदा नहीं कर सकता। इसलिए कि मजलिस है, आपका इत्तेहाद है, नकीर मिल्लत है, ये एमएलए है या अराकीन बल्दियां हैं, हमारे इत्तेहाद का ताकत है कि बड़ी से बड़ी ताकतें हमसे आके टकराने की हिम्मत नहीं करती। ये काम है मजलिस का। कुछ नहीं किया तो ये काम तो किया ना, इत्मीनान से सो रहे हैं ना। कल का चाय वाला आज का चौकीदार भी घबराता है। आज घबराता है तो मजलिस से जो आता है यहां इस शहर में कहता है कि मजलिस मुफ्त हैदराबाद करेंगे, ओवैसी मुक्त करेंगे, ओवैसी बरादरान को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि मजलिस क्या करी। अरे हम कुछ कर रहे हैं बोल के तो ये बोल रहे हैं ना, इसलिए तो हम इनकी आंख में खटकते हैं, इसलिए तो ये हमको खत्म करना चाहते हैं। अरे आज हिंदुस्तान
में अगर कोई शिद्दत के साथ, चाहे वो संघ परिवार हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो मोहन भागवत हो या वो नरेंद्र मोदी हो, इन सब का अगर कोई बेबाकी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ और बेधड़क अगर कोई जवाब देता है तो वह हैदराबाद से निकली हुई आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो देती है। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर डिबेट में बैठे, मुबाहिसे में बैठे, टीवी शोज में बैठे या पार्लियामेंट में रहे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि हैदराबाद में एक मुखर्रिर है जो ऐसी तकरीर करता है कि उसकी तकरीर को सुनते ही आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जोश आ जाता है, हिम्मत आ जाता है। अरे मेरे भाई, ये सलाहियत, ये काबिलियत, ये बेबाकी, ये बेधड़क बनकर अगयार को जवाब देना, दुश्मनों का जवाब बनना, ये असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी की सलाहियत या कमाल नहीं है, ये आपका इत्तेहाद का कमाल है, आपके दुआओं का नतीजा है और ये जमात का तुफैल है कि हम इस काबिल बने। मैं अगर अकेला खड़े रह जाऊं तो मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी बिसात क्या, अगर मेरे साथ आप खड़े नहीं, अगर मेरे साथ आपकी दुआएं नहीं, अगर मेरे साथ आपकी हिम्मत नहीं, अगर मेरे साथ आपका जुनून नहीं, अगर मेरे साथ आपका जोश वलवला नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं। इस बात को समझो, मैं आपसे हूं और आप और हम मजलिस से है, जमात से है, इत्तेहाद की वजह से। इस बात को समझिए। खुदारा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, फिर कहूंगा कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो हमारा वोट है। हमारा वोट है। वोट एक ऐसा ताकतवर तरीन हथियार है, मैं कहूंगा, जिसके जरिए आप हर जुल्म का हिसाब मांग सकते हैं, हर जुल्म का खात्मा कर सकते हैं, हर नाइंसाफी को इंसाफ में बदल सकते हैं। वोट की अहमियत है। इस बात को समझिए। आज हम अपने वोट की अहमियत को समझना नहीं चाहते, वोट की ताकत को नहीं समझना चाहते। अगर आज हम अपने वोट की ताकत को नहीं समझेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अरे बेवा की तरह सिर्फ चीखने चिल्लाने से कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया कहने से इंसाफ नहीं मिलता। अगर हक मांगना है और हक को हासिल करना है तो तुमको अपने वोट के जरिए वो हक तलब करने वाले जुर्रतमंदों का इंतखाब करना होगा, कमजोरों का इंतखाब नहीं करना होगा। हम एक हैं, लेकिन एक सबसे भारी है। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा? 500 चिल्लर अराकीन पार्लियामेंट में हमारा हैदराबाद से भेजा हुआ एमपी तो एक ही है ना, और वो एक एमपी, अरे आप बताओ क्या जुल्म, किस तरीके से नाइंसाफी हो रही है। कहीं टोपी पहने तो टोपी उतार रहे हैं, दाढ़ी है तो दाढ़ियां काट रहे हैं, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कभी अखलाक को, कभी रगबर को, कभी इसको, कभी गोबर खिलाया जा रहा है। हाफिज है तो उसको भी कत्ल किया गया। अरे इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी के दौर में गौर करो,
सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसा एक है कि हिम्मत के साथ टोपी पहनकर खड़े रहता है, दाढ़ी पैदा हुआ है, शेरवानी पैदा हुआ है और अपने हक के लिए खड़ा है। अरे गौर करो, अरे इन बस्तियों में खड़े रहकर, अपनों के दरमियान में खड़े रहकर तकरीर करना आसान है, जो चाहे बोलना आसान है। सुनने वाले भी अपने ही हैं, बोलने वाला भी अपना है, घर भी अपने हैं, बस्ती भी अपनी है, महल्ला भी अपना है, शहर भी अपना है। लेकिन ये सोचो, उन सब के दरमियान में एक अपना कैसा खड़े होता है, और खड़े जब रहता है तो क्या कभी आपने कोई खौफ देखा, कोई डर देखा, कोई हिचकिचाहट देगी? अरे इसी बेखौफ और बेबाक मुजाहिद का नाम मैं कहूंगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो आपके हक के लिए लड़ रहा। इस बात को गौर करो, हमारी हिम्मत, आपका इत्तेहाद, आपकी दुआ के साथ आपका एक एक वोट है। अगर यह सर दुश्मनों के सामने झुकता नहीं है, यह जबान लड़खड़ाती नहीं है, तो इसलिए क्योंकि हम खरजदार हैं आपके दुआओं के, हम खरजदार हैं आपके इत्तेहाद के, और ये सर हमारा नहीं है, वो आपके इज्जत, आपके वक़ार का सर है। अगर ये सर झुकेगा तो आप सबके झुकने के बराबर है। ये सर कटेगा लेकिन दुश्मन के सामने कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि ये आपका सर है। ये मजलिस है, ये मजलिस है इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, ये मजलिस की क़यादत है। खुदारा समझो, खुदारा समझो, कानून रोड पर, बाजारों में, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। कानून बनते हैं तो ऐवानों में, असेंबली में या पार्लियामेंट में। गौर करो, एक तन्हा था, अपना हक अदा करा हर मामले पर, आखिर में तलाक सलासा पर भी अकेला था, बेबस था, लेकिन अपना हक अदा करा। किसी ने साथ नहीं दिया, कोई भाग गए, कोई चले गए, कोई ट्रैफिक में रुक गए, कोई डरे, लेकिन आपका नुमाइंदा, आपका सदर, आपकी जमात से मुंतखब होने वाला, आपका एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क्या उसने अपना हक अदा किया या नहीं किया? आप भी गौर करो, आपको भी अपना हक अदा करना होगा। 5 साल आपकी हक की लड़ाई हम लड़ते हैं। 5 साल में एक मर्तबा, क्या 15 मिनट के लिए आप हक अदा नहीं कर सकते? क्या निकल के वोट नहीं डाल सकते? बेशक चिलचिलाती धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, लू रहेगी, प्यास लगेगी, लेकिन याद रखो, तुम्हारा वोट सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब नहीं करवाया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के साथ साथ तुमको मोदी को पानी पिलाना है या नहीं? पिलाना है ना? और पानी कब पिलाते हैं मालूम ना? अब बोलना नहीं चाहता तो बोलते हैं ना, पानी पिलाना है। चिलचिलाती धूप रहेगी, लू रहेगी, गर्मी रहेगी, हलक सूखेगा, हमको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन इस मोदी को पानी पिलाना है, इसलिए 11 को निकलना है। निकलेंगे ना? ये सोचो, हमको लड़ना नहीं है, हथियार लेकर निकलना नहीं है,
किसी को मारना नहीं है, किसी पे जुल्म करना नहीं है। हम जमहूरी जिद्दोजहद पे यकीन रखते हैं और हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो वोट है। इसका इस्तेमाल करो। लोग कहते हैं अरे असद साहब ही जीतेंगे, मुकाबला नहीं है। हां, असद साहब ही जीतेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं अरे मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, घर में मेरे 8 वोट है, 4 डाल दिए भाई, मैं जाता हूं। अरे ऐसे नहीं होगा। ये हक है जो हर एक को अदा करना पड़ेगा। आज मुल्क के क्या हालात हैं, कैसे हालात, इन हालात में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम उठें, निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें? अरे मैं आज से 5 बरस पहले 2014 के इंतखाबात में बार बार एक बात कहता था कि क्या काबिलियत है नरेंद्र मोदी, क्या इकोनॉमिस्ट है, क्या बड़े सरमाएदारी में माहिर है, क्या तारीखदान है, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2002 के फिसादात में तमाशाई बनकर लुटेरों को लूटने देने की इजाजत या फिर लापरवाही के साथ हुक्मरानी के जरिए गुजरात को जलाने का तमगा है, गुजरात की फिसादात को रोकने की नाकामी है, गुजरात में इज्जतों को लुटने से बचाने की नाकामी है। उसके अलावा क्या है? क्या काबिलियत? आप बताइए, क्या काबिलियत? कोई काबिलियत नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंतखाबात का आगाज कैसे किया कि गाड़ी के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो गम होता। किसको बोला था उसने? किससे मुखातिब था? गौर करो। लेकिन उसके बाद भी हम बेदार होना नहीं चाहते, हम उठना नहीं चाहते, हम मुनज़्ज़म होना नहीं चाहते, मुत्तहिद होना नहीं चाहते। फिर क्या बोले? इंतखाबात में आए तो बोले शौचालय बनाएंगे, फिर क्या बोले अच्छे दिन, फिर क्या बोले 15 लाख, क्या क्या बोलते गए। कभी अपने आप को चाय वाला बोला, कभी अपने आप को फकीर बोला, कभी अपने आप को अब चौकीदार बोल रहा। आप गौर करो, 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार। हाय रे मेरे मुल्क का नसीब देखो कि बात हो रही है तो चाय वाले पे और फिर हो रही है तो चौकीदार पे। हर चाय बनाना या चाय वाला होना कोई गलत बात नहीं है, खराब बात नहीं है। यहां भी कई चाय वाले होंगे, कई लोग चाय बनाते हैं। चौकीदार होना भी बुरी बात नहीं है, कई चौकीदार है, कई चौकीदारी करते हैं। लेकिन क्या हर चाय वाले का नसीब ऐसा है जैसा नसीब ये नरेंद्र मोदी का था? क्या हर चौकीदार का नसीब ऐसा हो सकता है? अरे मेरे ऊपर तनकीद करते, मीडिया कहती है कि अकबर साहब चाय 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 वाला, चाय की पत्ती, चाय का पानी, चाय का केतली, चाय का चुल्ला, चाय 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 बोलते हैं। अरे भाई नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी तू चाय वाला था, इस आवाम ने वजीर आजम बनाया, लेकिन वजीर आजम बनना नहीं चाहते। वजीर आजम है तो वो भी नहीं, मैं चौकीदार। किसके चौकीदार? काहे के चौकीदार? क्यों बन रहे चौकीदार? खाली ट्विटर में देखा मैं, फेसबुक, वो ट्विटर, वो दुनिया में हुई नहीं भाई, मुझे मालूम ही नहीं है।
मेरे पास ईमेल भी है, वो एक दोस्त डाल के दे दिए, कभी देखा देखता हूं, कुछ नहीं, ईमेल नहीं, फेसबुक नहीं, ट्विटर नहीं, कुछ भी नहीं है। मगर परसों देखा, हमारे एक दोस्त दिखाए, क्या लिखा हुआ होता, चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा हो, यहां पे नहीं चौकीदार है? अरे हमको वजीर आजम होना है भाई, ये चौकीदार, चाय वाला, ये पकोड़े वाला, क्या क्या। आप गौर करो, आज ये हाल हो गया। मुझे हैरत होती है मोदी भक्तों पे, मोदी को वोट देने वालों पे। अरे कैसे आदमी के भक्त हो तुम, कैसे को वोट देते हो? कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। अरे आप देखो, अच्छा चौकीदार है। अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है, तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी, उतनी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा, आ जाओ। बड़ा शौक। अरे आप करे क्या, 56 इंच का सीना हो गया, एक सर के बदले 10 सर ला लूंगा, आ गए। 15 लाख ला लूंगा, आ गए। आपसे नहीं है भाई, मोदी भक्तों से सवाल है। अच्छे दिन आ गए, क्या आया? कुछ नहीं आया। 2014 में चाय वाला, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का चूल्हा। अब चौकीदार की सीटी, चौकीदार की टोपी, चौकीदार का डंडा, चौकीदार का दिल, यही है। आप बताओ। और मोदी भक्त चाय पे, चाय की पत्ती पे, चाय की केतली पे, चाय के चूल्हे पे, चाय के उस पे, चाय पे वोट दे दिए। अब चौकीदार की सीटी, चौकीदार का डंडा, चौकीदार की टोपी पे वोट देने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। आप बताओ। अरे आज यही तो अफसोस है, अफसोस तो यही है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? अब आगे और पीछे भी इसके है, नेट पे देख लो, समझ में आएगा, बोलूंगा मैं। आप गौर करो मेरे भाई कि आज क्या हो गया है मुल्क का, मईशत का क्या हाल है, कहां है मईशत? आप बताइए कि आज कितनी है? मेरे पास इतने ज्यादा आदाद शुमार है। इंशाअल्लाह 11 तारीख तक रोजाना जलसे है ना। अब तो पहला दिन है आज, तो जरा आजकल की गाड़ियां, आजकल की पॉलिटिक्स, आजकल के पॉलिटिशियंस, आजकल की टेक्नोलॉजी फास्ट रहती है, मगर मैं टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूं, आजकल का सियासतदान नहीं हूं, सालार का शागिर्द हूं। जरा हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है मालूम आपको? स्टार्ट हुए वक्त जरा गर्म नहीं रहती, चलते गई तो गर्म होती जाती है। हमारा इंजन ऐसा है, स्टार्ट हुआ तो जरा ठंडा रहता, चलते गया तो जबरदस्त। सालार नाटन में फिरते थे, बुजुर्गों को मालूम होगा, नाटन मोटरसाइकिल की खासियत थी कि जितना गर्म होती थी उतना भागती थी।
सही है ना पैसा? और फिर पटाखे भी छोड़ती थी नाटन, फट फट। तो अब जरा स्टार्ट हुई है किशनबाग में आपके पास से, इंशाल्लाह 11 तक जबरदस्त दौड़ेगी। मगर मैं आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि खुदारा हालात को गौर से समझो। घर वापसी किस पे जुल्म? गौर करो, घर वापसी किस पे जुल्म? लव जिहाद किस पे जुल्म? रामजादे फुलाजादे किससे मुखातिब हुए? रगों में राम का खून कहा, किससे कहा? अखलाक कौन? नुमान कौन? रगबर कौन? गोबर खिलाया गया वो कौन? अरे आप गौर करो, तलाक सलासा के कानून बनाने पर किस पर हमला? गौर करो, अरे खुदारा गौर करो। दुश्मन बड़े सरो सामानी के आलम में आ रहा है। आज हमको बड़े ही समझदारी के साथ, होशमंदी के साथ आगे बढ़ना। आज हर महाज पे नाकाम हो चुके। हर साल 80 लाख लोग नौकरी के काबिल बन के तैयार होते हैं। क्या उनको नौकरियां मिल रही हैं? 2 करोड़ साल में नौकरियां देने की इनका वादा था, तो 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां क्या दिए? सिर्फ 8 लाख नौकरियां दी। शौचालय बनाने की बात थी, क्या शौचालय बनाए? गुजरात मॉडल एक बेवकूफ बनाए। गुजरात तरक्की पे गुजरात का मॉडल, काय का तरक्की, कहां की तरक्की बताइए? पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब, खारिजा पॉलिसी नाकाम। चाइना आज क्या कर रहा है आप भी जानते हैं। हद तो यह हो गई, सबसे नाराज जाजू के एक बचावा है बेचारा नेपाल, चौकीदार बोल के उनसे भी नाराजगी है। वो भी बोलेंगे हाँ तुम चौकीदार, वो भी गया। आप गौर करिए, हर महाज पे नाकाम, किसमें कामयाब हो? लेकिन इनको मुल्क से मोहब्बत नहीं, मुल्क की मईशत को सुधारने की फिक्र नहीं, मुल्क से बेरोजगारी को दूर करने की फिक्र नहीं, बेघरों को घर देने की फिक्र नहीं। इनको सिर्फ फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ हम पे जुल्म करना, हमको डराना, हमको खौफ में रखना, हमको काटना और हमारे ऊपर जो कुछ भी हो सकता है कानून साजी के जरिए हमारे हुकूक को सल्ब करना। समझो इस बात को, समझो इस बात को। जब जब ये नाकाम होते हैं गौ रक्षक निकल जाते हैं। जब जब शिकस्त हुई तो बस मार दो। किसको मारो? या दलित को मार दो या मुसलमान को मार दो। क्या किया 2 दिन पहले? सिर्फ क्रिकेट मैच के नाम पर 2 घंटे तक मारा गया। 2 साल के मासूम बच्चे को मारा गया। तो क्या आप ऐसे जालिमों को दिल्ली के तख्त पे बैठने देंगे? क्या इन जालिमों को फिर से इख्तियार पे आने देंगे? क्या लव जिहादी के नाम पर जुल्म करने वाले जालिमों को दोबारा इख्तियार देंगे? गौर करिए, तलाक सलासा के नाम पर हमारे ऊपर इंसाफ करने की बात करने पर हमारे हमदर्द बनते हैं। मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम औरत की बड़ी फिक्र। अरे अगर तुमको फिक्र है तो पहले अपने घर की औरत की फिक्र करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों, हिंदुस्तान की बेटियों को पढ़ाने की बात अच्छी है, बेटियों को बचाने की बात भी अच्छी है, लेकिन पहले मिस्टर मोदी, कल का चाय वाला आज का चौकीदार, अपने बीवी को तो पहले हक दे दे।
पहले बीवी को तो घर ला लो, अभी बहुत है। 90 ममालिक फिरे, कौड़ा रुपया, क्या चाय वाला क्या चौकीदार है, देखो 15 लाख का सूट पहनता है, फिर मैं चौकीदार, दिन में 3 मरतबा कपड़े बदलता है, फिर मैं चाय वाला, दिन में 2 मरतबा मेकअप करता है, फिर भी चौकीदार, BMW गाड़ी में फिरता है, फिर भी चौकीदार। आप गौर करो, अरे हमको चाय की बात नहीं सुननी, हमको चौकीदारी की बात नहीं सुननी, हमको सुननी है तो मुल्क की खुशहाली की बात, मुल्क की तरक्की की बात, मुल्क की बेरोजगारी को दूर करने की बात, पेट्रोल की कीमत को कम करने की बात, डीजल को कम करने की बात, गैस की कीमत को कम करने की बात, बेघरों को घर देने की बात, जीएसटी के जुल्म के खात्मे की बात, डीमोनेटाइजेशन में जो लोग बेरोजगार हुए उनको रोजगार देने की बात, जो सनतें बंद हो गई उन सनतों को खुलाने की बात, वो किसान जो खुदकशी कर रहा है उसको खुदकशी से रोकने की बात। आज पानी नहीं है हिंदुस्तान में, कई हिंदुस्तान के गांव में सूखा है, वहां पानी पहुंचाओ, बिजली पहुंचाओ, रोजी पहुंचाओ, रोटी पहुंचाओ। नहीं, रोजी की बात नहीं, रोटी की बात नहीं, लाइट की बात नहीं, बिजली की बात नहीं, किसी की बात नहीं। बात है तो क्या, ओवैसी मुक्त हैदराबाद, ओवैसी को मार दो, ओवैसी को भगा दो। अरे ओवैसी को मारने से, ओवैसी से भगाने से मुल्क में खुशहाली आती है तो कबूल है। ओवैसी के गर्दन या सर से, इस सर को जिस्म से अलग करने से अगर मेरे मुल्क की बेरोजगारी दूर होती है तो यह गर्दन हाजिर है। लेकिन ये लोग ये बातें नहीं करते, सिर्फ ऐसा हो गया वैसा हो गया। कितने जुमलेबाजी भाई, क्या क्या नहीं बोले, क्या क्या नहीं बोले। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कल भी फिर जलसा होगा, तकरीर होगी, जरूर तफसीली तौर पर बयान करूंगा। लेकिन आप तमाम से कहूंगा, समझो मुल्क के हालात कहां जा रहे हैं। देखो, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमको अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना है। आप यहां ठहरे मजमे से बड़ी मौजरत के साथ एक सवाल है मेरे भाई, क्या हम 100% काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बोलो मुझे, नहीं जोर से बोलो। नहीं कर रहे तो वो भी बोल दो, नहीं कर रहे सुनने तैयार हो। अगर हम 100% काम कर रहे हैं तो फिर ये पोलिंग 50% क्यों भाई? काम तो 100% है ना, फिर पोलिंग 50% क्यों? खुदारा निकलो। चंद्रायन गुट्टे में भी यही बोले, अरे अकबर साहब को कौन हरा था भाई, अकबर साहब ही जीत रहे। कितनी परसेंटेज पोलिंग? 50% भी नहीं हुई। आप गौर करो, आप गौर करो। अरे इस दिल को तकलीफ होती है, ये दिल को तकलीफ होती है। हम आपकी इज्जत, आपकी वक़ार, आपकी शान, आपकी शौकत, आपकी अजमत के लिए दुश्मनों से भिड़ रहे हैं, दुश्मनों के गिरेबान को पकड़ रहे हैं, अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं मालूम कि हम कब मर जाएं, कौन गोली मार दे। और हम इतना आपके अकेले लड़ते हैं, और आप क्या 5 बरस में एक मर्तबा वोट के जरिए अपना हक अदा नहीं कर सकते? दिल को तकलीफ होती है मेरे भाई, बहुत तकलीफ होती है। खुदारा समझो, मुल्क के हालात को समझो। क्या है हालात, कैसे है हालात, किस तरीके से हमको हालात का मुकाबला करना है। खुदारा वक्त की नजाकत को महसूस करो। और लोग ये भी बोले बदनाम अकबर ओवैसी पर्चा नामजदगी दाखिल करे। अरे बाज लोग बोले अरे अकबर साहब कैसा, अरे मैं अपने भाई के खिलाफ, बाब दाखिल भाई
मेरे बाप का मुकाम देता हूं मैं अपने भाई को। मेरा अमीर है मेरा भाई, मेरी जान है मेरा भाई, मेरी शान है मेरा भाई, मेरी इज्जत है मेरा भाई, मेरी आवाज है मेरा सदर, मेरी ताकत है मेरा सदर। अरे मर जाएगा अकबरुद्दीन ओवैसी, गुमनामी की जिंदगी गुजार लेगा, जंगलों में चले जाएगा। खुदा की कसम कभी भी मजलिस या अपने भाई के खिलाफ, अपने सदर के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। ये कै की जिंदगी, ये कै का इख्तियार, ये कै की ताकत, ये कै की दौलत, मेरी जूती की नोक पर इख्तियार, मेरे सर की पगड़ी और मेरे सर की शान का नाम मेरा भाई, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और मैं क्यों डाला? मेरे सदर ने मुझसे कहा मियां डालो, अकबर डालो दरखास्त। कैसा डाले? बी फॉर्म पार्टी का होता, पार्टी कैंडिडेट का बी फॉर्म, ये तो मालूम है ना आपको। बी फॉर्म में एक कॉलम है पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद क्या है मालूम? सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट। मतलब क्या? कैसे हालात है, कितनी दुश्मनी है आपको मालूम ना। अगर कोई भी वजह से बैरिस्टर साहब का पर्चा अगर मुस्तरद हो जाता है तो मजलिस का उम्मीदवार रहना ना, रहना ना, नहीं रहा तो सदर साहब ने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मजलिस का उम्मीदवार रहना है, इसलिए मैं तुमको बना रहा हूं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, अगर हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा नतीजा डिक्लेयर होगा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो अकबरुद्दीन ओवैसी इस्तीफा देगा और फिर आप ही एमपी रहेंगे। अरे ये एक हिकमत है, करना पड़ता। सदर साहब ने कहा ना बैकअप प्लान ये है, बोल रहे हैं औरंगाबाद जा रहे हैं असद साहब, मुरादाबाद जा रहे हैं। अरे असद साहब कहीं खो जाएंगे भाई, मैं हूं ना। अगर कहीं भी जाना है हिंदुस्तान में मैं जाऊंगा, मेरा सदर तो यही रहेगा। ये सदर मजलिस की सीट थी, सालार की सीट थी, नकीब मिल्लत की है, सदर मजलिस की सीट थी, सदर मजलिस की सीट रहेगी। हम जीतते रहे हैं, जीतेंगे। बस आपसे दरखास्त है, पोलिंग अच्छी करो मेरे। धूप है, प्यास लगेगी, लू चलेगी, लेकिन पानी पिलाना है किसको? कल के चाय वाले आज के चौकीदार को पानी पिलाना है, पिलाएंगे ना तो 11 के दिन आसमान में से पतंग रहना है, बस यूं झुकाना है और खींचना है। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।